यहाँ दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्राम बदलता दौर में। एक बार फिर से होगी हमारी डायरेक्ट टॉक और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आपका इनसे पहले भी परिचय हो चुका है आप, और काफी लिसनर्स का हमें कॉल आया और काफी लोग मुतासिर से इनसे, और आज हम इनसे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में। और हमारा रेडियो उड़ान का ये भी एक प्रयास है कि हम हर स्टेट में जाने, वहां डिसेबिलिटी इन पर्टिकुलर विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए क्या काम हो रहा है और कौन सी ऐसी शख्सियत हैं जो ये काम कर रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक लंबे अरसे से ये काम कर रहे हैं विजुअल इंपेयर्ड लोगों के लिए। इनके तारुफ में ये कह सकता हूं कि इन्होंने काफी डेवलपमेंट की है एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन में विजुअली इंपेयर्ड को लेकर, और फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, विजुअल जो हमारी फीमेल्स हैं उनकी एम्पावरमेंट के लिए एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। कुछ तीखी बातें भी होंगी इनसे, बहरहाल हम बात कर रहे हैं आज। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम मिस्टर अजय श्रीवास्तव, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म में प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दानिश। हिमाचल में सर आप जर्नलिज्म भी आपने एक लंबे समय पर किया है। इससे पहले आपसे पहले भी हमारी एक मुलाकात हो चुकी है, तो हम आपकी लाइफ के बारे में जान चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ नए लिसनर्स हैं हर बार। आप हमें ये बताएं, आप एक साइटेड पर्सन है, विजुअली इंपेयर्ड फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, मैं जो भी कोई हमारे सामने होते हैं, मैं खुद को उनकी जगह रख करके देखता हूं। अगर किसी को कोई समस्या है तो मैं महसूस करना चाहता हूं कि ये समस्या उसकी कितनी गंभीर है। तो मैं जब देखता हूं कि समाज में जो लोग विजुअली इंपेयर्ड हैं, उनकी तकलीफों को अगर मैंने महसूस किया तो मैं काम करने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। तो मैं एक विजुअली इंपेयर्ड की तरीके से सोचता हूं तो मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हाँ, अगर मेरी आंखों में रोशनी नहीं होती तो मुझे कितनी तड़प होती और क्या क्या तकलीफें होती। जब मैं वो महसूस करता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे काम करना चाहिए। कब से शुरू किया आपने, कब से इस फील्ड में आप उमंग ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर मेंबर हैं? उमंग फाउंडेशन तो अभी हमने कुछ साल पहले शुरू किया था, लेकिन उससे पहले मैं किसी न किसी एनजीओ के साथ जुड़ करके, क्योंकि मैं पत्रकार था, ट्रांसफरेबल जॉब थी, और साथ साथ उसके जो लोकल एनजीओ होता था उसके साथ मिलकर के मैं काम करता था। लेकिन मेरा सबसे पहले वास्ता दिल्ली में पंचकुइया रोड पर एक दृष्टिहीन लोगों का स्कूल था। तो 1986 में मैं पहली बार किसी संस्थान में गया था और उनके साथ सिर्फ मैंने दोस्ती की थी। उनके साथ क्रिकेट खेला, उनके साथ बैठ करके गाने सुने। उनमें से एक सज्जन थे जिनका नाम अरोड़ा था, शायद विजय अरोड़ा नाम था या कुछ नाम मैं भूल गया हूं। तो वो अरोड़ा जी थे, वो रेडियो में बड़े अच्छे प्रोग्राम आते थे। तो उनके साथ बैठ करके पहली बार मैंने ब्रेल वाली वॉच देखी, रिस्ट वॉच, हाथ की घड़ी। तो ये सब चीजें देख करके मुझे संवेदनशीलता और ज्यादा मेरे में अंदर आ गई। जी, तो आज के प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं और कुछ मुद्दों पर हम बात करते हैं, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड की अगर हम बात करें हर क्षेत्र में तो सबसे पहला जो मुद्दा रहता है वो रहता है एजुकेशन का, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट का, और फिर तमाम चैलेंजेस आते रहते हैं जिसको हम टैकल करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एजुकेशन पर। अजय सर, एजुकेशन के बारे में आप हमें बताएंगे। उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है, दो सवाल रखूंगा और साथ ही आपकी मैं प्रतिक्रिया जानूंगा। मैंने हिमाचल में कुछ लोगों से बात की आपके विषय में जब मैं शो को तैयार कर रहा था, तो वहां के लोगों का ये मानना है कि अजय श्रीवास्तव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे किसी को दो राय या डाउट नहीं हो सकता है। उन्होंने बहुत सारी फीमेल्स को आगे लाया है, इसमें भी किसी को कोई डाउट नहीं है। उनका जो पहला आप पर इल्जाम ये है कि जो अजय श्रीवास्तव जी हैं वो इंक्लूसिव एजुकेशन के फेवर में हैं और स्पेशल जो स्कूल है उनको खत्म करना चाहते हैं, जबकि दिल्ली में जो दिल्ली में शिमला में स्कूल है वो +2 तक स्पेशल हो रहा था। तो उनके कारण से इसमें समस्या आई
और गवर्नमेंट ने वो जो स्टैंड था अपना वापस ले लिया। वो कहते हैं कि अजय जी कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन चाहिए, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि बच्चों के ऊपर डिसीजन छोड़ देना चाहिए कि वेदर दे वांट टू स्टडी इन अ स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव एजुकेशन। जी बिल्कुल ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, हमारा जोर जो उमंग फाउंडेशन के तौर पर और निजी तौर पर भी मैं पूरी दुनिया के साथ चलना चाहता हूं। हम हिमाचल प्रदेश को अलग थलग रखें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दुनिया जिस रास्ते एक आधुनिक सोच के साथ चल रही है, उसी सोच में हमें भी साथ उसके कदम ताल जो है करनी पड़ेगी, उसी के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे लगता है कहना ठीक नहीं है कि मैंने कोई सरकार से बात की कि उसको +2 तक ना किया जाए, ऐसा नहीं है। और हमने कभी भी सरकार को नहीं कहा कि इसको +2 ना करें, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि स्पेशल स्कूल एक छोटी क्लास तक, 5वीं या 8वीं क्लास तक स्पेशल स्कूल, चाहे विजुअली इंपेयर्ड है चाहे हियरिंग इंपेयर्ड है, उनके लिए जरूरी है। उसके बाद उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिसमें कि ब्रेल के साथ साथ कंप्यूटर और टॉकिंग सॉफ्टवेयर के साथ साथ बाकी जो एड्स एंड अप्लायंसेज हैं, उपकरण हैं, उनके साथ उनको पढ़ाई करानी चाहिए। क्योंकि अगर स्पेशल स्कूल में उन्होंने +2 किया तो वो दूसरे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाकर के खुद को अलग थलग या असुरक्षित महसूस करेंगे अगर बचपन से वो इंक्लूसिव एजुकेशन में ढल गए। क्योंकि अगर हम ब्लाइंड लोगों के लिए एक अलग दुनिया या अलग प्लेनेट, ग्रह नहीं बसा सकते, उनको इसी समाज का हिस्सा है, वो समाज का हिस्सा बन के ही उनको जो है काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। एक और मैं बात करना चाहता हूं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, कि ब्लाइंड लोग या कोई भी जो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, विकलांगजन है, वो खुद तो जो है जागरूक हो जाते हैं, इनलाइटेंड हो जाते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं आती। उनको जितनी जागरूकता की आवश्यकता है वो जागरूक होने की कोशिश करते हैं। जो बाकी समाज है, जो साइटेड है, वो जागरूक नहीं होता है। उसको जागरूक और संवेदनशील बनाने में इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। कंटिन्यू, मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल मैं इसका छोटा सा एक यहाँ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर का स्कूल माना जाता है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स, पोर्टमोर, शिमला। ये बिल्कुल शिमला शहर में है। हमने 2011 में यहाँ कोशिश की कि 3 लड़कियां जो सुंदरनगर से, बिल्लो कुमारी, अनीशा और भावना, इनको एडमिशन दिया जाए। इन्होंने फर्स्ट डिवीजन में 10th पास किया था सुंदरनगर स्पेशल स्कूल से। प्रिंसिपल ने जब मना कर दिया तो मैं चीफ जस्टिस को मिला, उनको लेटर दिया और वो PIL हो गई। उस समय उसके बाद इनका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद वो स्कूल में उनकी एजुकेशन, बोर्डिंग, लॉजिंग यानी कि हॉस्टल में रहना और खाना भी फ्री हो गया। उस समय हमने जब एडमिशन कराने के लिए हम गए तो वहां पर जो बाकी लड़कियां पढ़ रही थी उनसे हमने पूछा कि क्या आपको पता है कि ब्लाइंड बच्चे भी कुछ कर सकते हैं, क्या वो पढ़ सकते हैं? उनको कुछ भी नहीं पता था। उनको ये पता था कि ये गाना गा सकते हैं या भीख मांग सकते हैं। अब वहां पर एक समय ऐसा आया कि काफी बच्चे वहां पर ब्लाइंड पढ़ रहे हैं, अभी भी वहां पर लड़कियां पढ़ रही हैं। अब अगर आप जाकर के सर्वे करते हैं तो सब बच्चों को पता है कि ब्लाइंड लड़कियां अच्छी हैं, ये म्यूजिक में भी अच्छी हैं, कंप्यूटर भी अच्छा कर सकती हैं, पढ़ाई में अच्छी हैं और ये कुछ भी कर सकती हैं। तो जो दूसरी साइटेड लड़कियों के जो साइटेड लड़कियां हैं, वही लड़कियां कल को इन लड़कियों के साथ IAS ऑफिसर बनेंगी, प्रिंसिपल बनेंगी और जो है लेक्चरर, प्रोफेसर बनेंगी। तो उनके दिल में कभी ये बात नहीं आएगी कि ये ब्लाइंड लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं। तो समाज को बदलने में उसी एजुकेशन का बहुत बड़ा योगदान है। सर आई एम कंप्लीटली अग्री विद यू। नाउ आई हैव ए काउंटर। आज जैसे आपने खुद कहा कि आपने ये किया, अब मैं लिसनर्स को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि श्रीवास्तव जी ने बहुत काम किया है हिमाचल में, और आज की डेट में हिमाचल में स्टडी बिल्कुल फ्री हो चुकी है डिसेबल लोगों के लिए, पर्टिकुलरली ब्लाइंड लोगों के लिए भी। तो आप बहुत काम कर रहे हैं। तो सर मेरा ये सवाल है, जैसे आपने खुद ही मुद्दा उठाया कि आप जो बहुत ही डिग्निफाइड स्कूल में गए, वहां पर लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। इसी तरह अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन लाते हैं, रिसोर्स टीचर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट की जो स्पेशल स्कूल है हिमाचल के, वहां भी टीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं है विजुअली इंपेयर्ड। तो जो गांवों में स्कूल हैं तो वहां उनको बच्चों को दिक्कत आएगी, क्योंकि अब हिमाचल बहुत बड़ा एरिया है, हर को आप कवर नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि स्पेशल स्कूल्स का भी होना बहुत जरूरी है और इतनी जल्दी रिसोर्स टीचर अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल है?
देखिए इसके लिए हम प्रयास लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में अभी ब्लाइंड बच्चों के लिए कोई मुश्किल नहीं। अभी शुरुआती दौर में कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन में मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन जैसे पोर्टमोर स्कूल है, पोर्टमोर स्कूल गवर्नमेंट का स्कूल है, इसमें हॉस्टल है, बहुत अच्छा हॉस्टल है, और पूरे प्रदेश की लड़कियां इसमें ब्लाइंड आकर के पढ़ रही हैं, बिल्कुल फ्री एजुकेशन है। इसी तरीके से हमारी जनहित याचिका जो हाईकोर्ट में थी PIL, उसी का नतीजा है कि जोगिंदरनगर, नाहन और नगरोटा भगवान यानी कि 3 अन्य क्षेत्रों में जो भौगोलिक क्षेत्र से एक दूसरे से दूर है, एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, एक डिस्ट्रिक्ट मंडी में और एक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ये 3 स्कूल लड़कों के बिल्कुल फ्री हो गए, यानी कि रहना और खाना भी हॉस्टल में वहां पर फ्री है। तो इस तरीके से अभी अगर गांव में किसी बच्चे को थोड़ी मुश्किल है और उसको स्पेशल स्कूल भी नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक स्पेशल स्कूल लड़कों का शिमला में, ढली में है और लड़कियों का सुंदरनगर में है। तो जब वो पूरे राज्य से बच्चे यहां पढ़ने आते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तो 3 स्कूल हो गए +2 तक के, उसमें पढ़ाई में उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अभी शुरुआती दौर में दिक्कतें हैं, वहां पर इक्विपमेंट कम है, नहीं है, टॉकिंग सॉफ्टवेयर की दिक्कत है, लेकिन ये शुरुआती दौर में दिक्कतें हैं जो 1-2 साल में हल हो जाएंगी। और स्पेशल स्कूल छोटी क्लास तक अगर सरकार खोलती है तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ये स्कूल +2 तक होते हैं, कॉलेज भी होता है स्पेशल, यूनिवर्सिटी भी स्पेशल होती है, तो हम बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समाज को, ब्लाइंड कम्युनिटी को अलग थलग रख करके चलेंगे, जो उनके और पूरे समाज के हित में नहीं होगा। जी, आगे बात आते हैं। श्रीवास्तव जी, आपने एक और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लोग आपको आड़े हाथ ले रहे हैं कि आपका कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जो CC चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी द्वारा गाइडलाइन डिफाइन की विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, हिमाचल में उसको एप्लीकेबल कर लिया गया है, इंप्लीमेंट कर लिया गया रेदर। लेकिन लोगों का कहना है कि श्रीवास्तव जी इस पे क्रेडिट ले रहे हैं, जबकि ये तो CCPD द्वारा गाइडलाइंस आई हैं और ये तो माननी पड़ेंगी सारी स्टेट को। जी, आप बताएं दानिश जी, आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किस स्टेट ने मान ली है? क्या पंजाब ने मान ली है? दिल्ली में मान ली गई है। दिल्ली तो एक राष्ट्रीय राजधानी है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, किस राज्य ने पूरी तरीके से मान ली है? मैं पूरे भारत में पहला व्यक्ति था उमंग फाउंडेशन की ओर से जो हाईकोर्ट में गया। मेरी जनहित याचिका मार्च 2013 में, यानी कि 26 फरवरी 2013 को ये गाइडलाइंस आई है, और मार्च में मैं, क्योंकि राज्य सरकार को मैंने लिखा, राज्य सरकार ने जब इस पर कोई काम नहीं किया तो मैं हाईकोर्ट पे गया। 7 जनवरी 2014 को इसको लेकर के हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया। उस जजमेंट को हम लागू करा रहे हैं। इस पे क्रेडिट लेने की बात नहीं है, क्रेडिट लेना नहीं लेना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हाईकोर्ट में जाने वाला मैं पहला व्यक्ति था पूरे देश भर में इस पूरे मामले को लेकर के, और हाईकोर्ट के जजमेंट को भी हम लागू करा रहे हैं। तो ये कहना कि CCPD की गाइडलाइंस हैं, इनको मानना ही पड़ेगा। अभी तक तो UPSC ने भी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी नहीं माना है, क्योंकि उसके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं थी, कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। हमने उसको कानूनी बाध्यता से जोड़ा, हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद हम उसको लागू करा रहे हैं। क्योंकि CCPD की गाइडलाइंस, आपको पता है कि CCPD के फैसले भी, यानी कि चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के फैसले कानूनी रूप से मानना बाध्य नहीं है, ना राज्य में ना केंद्र में। स्टेट कमिश्नर के भी फैसले बाध्य नहीं है, अगर कोई नहीं मानता है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ट्रायल कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको यहां पर लागू कराने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया। अब हम उसको फेज्ड मैनर में, जैसे UPSC, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, एजुकेशन बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, पालमपुर यूनिवर्सिटी, मणि यूनिवर्सिटी, इन्होंने इसको फेज्ड मैनर में लागू करने के प्रयास किए हैं, क्योंकि इसके पीछे हाई कोर्ट की फोर्स है, ऑर्डर्स हैं। जी, श्रीवास्तव जी, इससे पहले कि मैं और काउंटर क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं चाहता हूं कि आज की आप जो लिसनर्स को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड लिसनर्स हमें सुनते हैं और पर्टिकुलरली इसे विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी ज्यादा सुनती है, तो हम चाहेंगे कि क्या बेसिकली चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं काम करते समय? देखिए, यहाँ पर जो ग्रुप अभी तक ब्लाइंड लोगों के काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन उनका ज्यादातर जोर जो अभी तक रहा है वो नौकरी पर रहा है। नौकरी
पर उन्होंने काफी कुछ आंदोलन किए और उसमें उनकी उपलब्धियां भी हैं। लेकिन उसमें हुआ क्या, यहां पर शिक्षा का स्तर ब्लाइंड लोगों के बीच में बहुत कम था, बहुत कम स्तर की शिक्षा थी, यानी कि क्वालिफाइड पढ़े लिखे ब्लाइंड पर्सन्स हिमाचल प्रदेश में नहीं थे। लेकिन जब नौकरियों पर जोर दिया गया सरकार ने, और एक हाई कोर्ट में एक अंकुश दास बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक केस डिसाइड हुआ 27 जून 2007 को। उस केस में हाई कोर्ट ने कहा कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करो, यानी कि विशेष भर्ती अभियान शुरू करो। वो भर्ती अभियान भी यहां पर शुरू हुआ। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ब्लाइंड लोग उतनी मात्रा, उतनी संख्या में उपलब्ध नहीं थे नौकरियों के लिए, पढ़े लिखे लोग। तो फर्जी ब्लाइंड जो 40% का सर्टिफिकेट बना करके बिल्कुल फर्जी, ये जो है बात सिद्ध हो चुकी है, उनको नौकरियां मिल गई। हमारे लिए बहुत बड़ा झटका और सबक था, क्योंकि नौकरियां निकल रही है लेकिन ब्लाइंड लोग पढ़े लिखे नहीं मिल रहे हैं। तो उसमें हमने शिक्षा पर जोर दिया। हमारा जोर पूरी तरीके से शिक्षा पर है, और शिक्षा में जो सबसे पिछड़ा या गरीब आदमी है, जो गांव में रहता है और उसका जो शिमला भी आकर के नहीं पढ़ सकता है, चंडीगढ़, देहरादून या दिल्ली की बात तो उसके लिए बहुत दूर है, उसके लिए हमारा उद्देश्य था कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो जाए। और मुझे कहते हुए बड़ा फख्र लग रहा है कि हाई कोर्ट ने 4 जून 2015 को एक ऑर्डर पास किया, फाइनल जजमेंट आ गया मेरी PIL पर, जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर दी जाए। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, पालमपुर यूनिवर्सिटी और नौणी यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक जनरल यूनिवर्सिटी है, इन तीनों ने इसको नोटिफाई कर दिया है। अब यहाँ एक भी पैसा फीस के नाम पर, यूनिवर्सिटी लेवल का मतलब है PhD और पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज तक, यहाँ पर ब्लाइंड लोग और बाकी विकलांग लोग भी बिल्कुल मुफ्त कर सकेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एक और अच्छा काम किया है, जिसमें स्कॉलरशिप के रेट्स बहुत बढ़ा दिए हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई ब्लाइंड या कोई भी डिसेबल्ड है और हॉस्टल में रहता है, तो उसको 3000 रुपए की स्कॉलरशिप राज्य सरकार देगी। ये काफी अच्छे रेट्स हैं, जिसमें कि कोई भी ब्लाइंड बच्चा आराम से अपनी शिक्षा बिना फीस दिए हुए स्कॉलरशिप लेकर के साथ साथ पढ़ सकता है, जिसमें उसके खाने और रहने का खर्चा नहीं आएगा। तो हमारा जोर पूरी तरीके से शिक्षा पर है। एग्जैक्टली, आई एग्री विद यू। और आपको और बता दूं कि जो पोर्टमोर स्कूल था, ये आजादी से पहले का स्कूल था। इसमें कभी भी ब्लाइंड बच्चों को एडमिशन, ब्लाइंड लड़कियों को नहीं दिया गया था। हम हाई कोर्ट के जरिए इसमें उनको एडमिशन दिलाने में सफल हुए, और शिमला में हिमाचल प्रदेश का सबसे अच्छा सरकारी क्षेत्र का डिग्री कॉलेज है लड़कियों का, RKMV कॉलेज। उसमें 70 साल के इतिहास में ब्लाइंड लड़कियों को कभी भी एडमिशन दिया ही नहीं गया था। हॉस्टल वगैरह देना तो दूर की बात है। हमने पिछले साल वहां पर 5 लड़कियों को एडमिशन दिलाया, इस साल 4 लड़कियों को एडमिशन दिलाया। ये 9 लड़कियां हम बिल्कुल मुफ्त शिक्षा उनको दे रहे हैं अभी तक, क्योंकि अभी सरकार का फैसला, सरकार ने जो है अब तय किया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। हम उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग और उनकी फीस टोटल उमंग फाउंडेशन की ओर से बियर कर रहे हैं। इसी तरीके से 13 लड़के संजौली कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हिमाचल प्रदेश का। तो उसमें 13 में से 11 लड़कों की हम फीस और उनका रहना खाना हम उठा रहे हैं, जबकि उमंग फाउंडेशन सरकार से या किसी भी प्रोजेक्ट के तहत किसी भी डोनर एजेंसी से कोई फंडिंग नहीं लेता है। तो ये हमने एक मिसाल कायम की है। इसके अलावा जो बच्चे दूसरे जो है जिलों में हैं, उनको एंजल प्लेयर, ब्रेल के पेपर या छोटी मोटी जो भी कोई उनकी जरूरतें होती है, हम समय समय पर पूरी करते रहते हैं। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं रेडियो उड़ान की टीम से। वाकई ये काम हुए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट, 2 इश्यूज है। एम्प्लॉयमेंट को आपने छुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है हिमाचल में खास तौर पे, उस पर मैं बात करूंगा। उससे पहले श्रीवास्तव जी, एक नई बॉडी बनी है हिमाचल में NFB की। आई होप यू विल बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ इट। उनका बहुत आरोप है आप पे। आई वॉज स्पीकिंग टू देम, दे टोल्ड कि आप हिमाचल में आ जाइए, आप खुद आ जाइए। जो श्रीवास्तव जी हैं, ही डज अ ग्रेट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। उनका जो सारा फोकस रहता है वो फीमेल्स पे रहता है। वो जो कोई एड एंड अप्लायंसेस आती हैं, वो सब लड़कियों को मिलती हैं। श्रीवास्तव जी अगर कोई फंक्शन करवाते हैं, अगर रिसेंटली उन्होंने 15 अक्टूबर को फंक्शन करवाया यूनिवर्सिटी में व्हाइट केन के ऊपर, तो सारी लड़कियां। अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करवाती है तो लड़कियों को भेजते नहीं है। जी
एक्चुअली अभी अभी हम 9 लड़कियों को फुल्ली स्कॉलरशिप देके पढ़ा रहे हैं और 11 लड़कों को पढ़ा रहे हैं। अब आप बताइए कि ज्यादा कौन है? जोगिंदर नगर, नाहन और नगरोटा बगवा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सपोर्ट किसने की? ये जो आरोप लगाने वाले ग्रुप हैं या लोग हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, ये सिर्फ राजनीति करते हैं ब्लाइंड के नाम पर, बाकी कुछ नहीं करते हैं। इनका उद्देश्य कुछ भी होगा, इनका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं तो सोचता हूं कि हम अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हमने क्या किया। उसने लड़कों को जो है क्या कहते हैं आगे बढ़ाया, उसने लड़कियों को बढ़ाया। अपने गिरेबान में झांक करके कोई देखे कि उन्होंने क्या किया। मैं तो अपने गिरेबान में झांक के देखता हूं, मैं किसी ग्रुप को कोई आरोप नहीं लगाता हूं। इसलिए अभी 11 बच्चों को हम 11 लड़कों को पढ़ा रहे हैं और 9 लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से अभी जो हमने एड्स एंड अप्लायंसेस दिए, जो कुछ भी दिए, हमने ज्यादातर चीजें, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये लड़का है या लड़की है, हमने सबके साथ बराबर व्यवहार किया। ये बिल्कुल आरोप गलत है। जो राजनीतिबाज हैं, जिनका काम राजनीति करना है और अपने अचीवमेंट बताने के लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो लोग अगर कौन से लड़कों को आपने अब तक लैपटॉप दिए? 2-3 नाम बताएंगे आप? नहीं, लैपटॉप तो अभी हमने किसी को भी नहीं दिए। एक लड़के को दिया था, अनिल को 2 साल यहां पर पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, वो तो रिटर्नेबल बेसिस पे, जब उसकी नौकरी लग गई तो रिटर्नेबल बेसिस पे हमने उसे वापस ले लिया, वो किसी और बच्चे को दे दिया। इसलिए हम क्योंकि हमारे पास खैरात नहीं है, हम तो समाज से सहयोग लेकर के काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की हमारे पास फंडिंग नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसलिए लैपटॉप देना नहीं देना ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन अभी तक हमने एक ही लड़के को लैपटॉप दिया, वो लड़का था, कोई लड़की नहीं थी। तो ये आरोप वगैरह लगाने वाले अपनी राजनीति करते रहे, हमें अपना काम करना है। लेकिन अब लड़कियों को क्यों रोकते हैं दूसरों के प्रोग्राम में जाने में, जहां लड़कों को आगे नहीं लाते हैं? नहीं, ऐसा हमने किसी को कभी नहीं रोका। हमने 15 अक्टूबर को व्हाइट कैंप डे बनाया। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पिछले 1972 से लेकर के आज तक के इतिहास में पहली बार व्हाइट कैंप डे हमने यूनिवर्सिटी में वुमेन फाउंडेशन की ओर से मनाया। हमने सबको उसमें इनवाइट किया। लड़के नहीं आए, वो किसी और खेलकूद के कार्यक्रम में गए हुए थे। लड़कियां उपलब्ध थी, वो आ गई, बहुत अच्छी बात है। हमारा कार्यक्रम हमने तो कार्यक्रम रखा था व्हाइट कैंप डे का। अगर कोई नहीं आना चाहता तो हम उसको जबरदस्ती नहीं ला सकते। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, लड़कों को राजनीतिक मोहरा बना रहे हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो बच्चों को, स्टूडेंट को अगर राजनीतिक में अखाड़ा बनाते हैं तो गलत बात है। व्हाइट कैंप डे जैसा, अब देखिए मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी में एक PIL हुई और वो PIL जो है मैंने कराई, जिसमें कि अभी हमारी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी पूरी फुल्ली एक्सेसिबल होने वाली है। ये कभी भी जो आरोप लगा रहे हैं उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। अभी 4-5 बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी के भीतर पढ़ रहे हैं, वो अब लाइब्रेरी जाते हैं, उनको कुछ भी लाइब्रेरी उनके लिए अंधेरी है। अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में 4 कंप्यूटर वहां पर लग जाएंगे, उसमें टॉकिंग सॉफ्टवेयर, स्कैन रीडर, बुक शेयर, सारी फैसिलिटी होंगी। एक और आपको बताता हूं जो इनिशिएटिव मैंने लिया है, अभी इसी फाइनेंशियल ईयर में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है और फुल्ली एक्सेसिबल हो जाएगी। ये कौन कर रहा है? उससे क्या सिर्फ लड़के फायदा उठाएंगे? ये सारी बातें राजनीति करने वाले अपनी राजनीति करते रहते हैं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हम अपना काम बिल्कुल ठीक ढंग से चाहते हैं कि करते रहें। राजनीति करने वाले राजनीति करते रहें। जो जिन लोगों ने आपसे बात करके आरोप लगाए, वो हमारी स्कॉलरशिप पे ही उस लड़के ने भी पढ़ा है जिसका भी मैंने नाम लिया, वो हमारी स्कॉलरशिप पे ही यहाँ संजौली कॉलेज में उसने पढ़ा है और 1000 रुपीज पर मंथ की स्कॉलरशिप हम उसको देते रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये, क्या आपने उनके प्रोग्राम में किसी को जाने से रोका? नहीं, हमारा किसी से प्रोग्राम से, क्योंकि वो हमारे हॉस्टल में बच्चे नहीं रहते हैं, हॉस्टल से उनको परमिशन लेनी पड़ती, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज की तरीके से वो आजाद पंछी नहीं है कि कहां पर चले जाएं कहां पर ना जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे हॉस्टल की वार्डन अगर उनको कहीं जाने के लिए अलाउ करती है तो वो जा सकते हैं। अब पता नहीं इन लोगों ने हॉस्टल में बात की होगी, नहीं की, क्योंकि हमारे कंट्रोल में थोड़ी ना बच्चे, लड़कियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो तो हॉस्टल में रहती है, गवर्नमेंट का हॉस्टल है। हमारे रोकने से या हमारे भेजने से कुछ नहीं हो सकता। ये कॉलेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि लड़कियों का कॉलेज है, सेंसिटिव मामला है, कहाँ कॉलेज भेजता है नहीं भेजता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो नाउ गेटिंग बैक टू द अदर सब्जेक्ट, एम्प्लॉयमेंट, विच यू हैव started earlier.
तो अजय जी, आपने खुद एक्सेप्ट किया है और आई कंप्लीटली एग्री विद यू। आपने बोला कि हिमाचल की जो विडंबना रही है एक सबसे बड़ी, यहाँ पे जब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्ज मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं और ब्लाइंड के नाम पे जॉब को अवेल करते हैं। अगर अब रिसेंटली बात करें तो अभी 4 जो नौकरियां एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 नौकरियां आई थी, उसमें भी दूर दूर तक किसी को मालूम नहीं है, वो चारों लोग ये श्योर है कि कंप्लीटली ब्लाइंड नहीं है, जबकि 2 जो नौकरियां उसमें थी टोटली ब्लाइंड की थी। तो अमंग जो फाउंडेशन है वो आप एजुकेशन पे काम करते हैं, अगर एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट ना मिले तो एजुकेशन का भी क्या फायदा। तो एम्प्लॉयमेंट को आप इसके लिए आप क्यों नहीं लड़ते हैं? अभी हमने ऑलमोस्ट एक पूरी PIL इसको पूरे इशू को लेकर के, आपको पता नहीं है और ये लोग कभी उस पर ध्यान नहीं देते हैं जो आरोपबाजी करते हैं। अभी यहाँ पर 3% रिजर्वेशन भी, मैंने अभी एक लेक्चर था RCI की जोनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक प्रोग्राम किया था यहाँ पर 30 तारीख को, उसमें यहाँ माननीय मंत्री जी और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स आए थे। वहां पर मैंने लेक्चर में बताया था ये प्रूव किया था कि हिमाचल प्रदेश में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट का 95% हिस्सा लागू ही नहीं हुआ है। ये बड़ी हैरानी की बात लग रही है आपको? हमारे इतना काम करने के बाद, दूसरे ग्रुप्स का इतना काम करने के बाद भी 95% हिस्सा अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। यहाँ पर 3% रिजर्वेशन नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं है। तो जो लोग नौकरियों के लिए धरने और प्रदर्शन करते हैं उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया इस तरफ कि 3% रिजर्वेशन यहाँ पर लागू हो। अभी हमारी ऑलमोस्ट एक PIL तैयार है, मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में ही वो PIL हम फाइल कर देंगे और बहुत डिटेल में हमने वो PIL बनाई है। इससे गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो जाएगी और उनको जो है न्याय करना पड़ेगा। तो इसलिए अब जैसे जॉब्स की बात है, यहाँ पर HAS है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। HAS में हमारे कारण से हमने गवर्नमेंट को जो है कंपेल किया। 2008 से यहाँ पर HAS में 3% रिजर्वेशन लागू हुआ, लेकिन उसके बाद अभी इन्होंने बैकलॉग कैलकुलेट नहीं किया है। बहुत से डिपार्टमेंट और ऐसे हैं बैकलॉग कैलकुलेट नहीं किया। तो PIL करने के लिए बहुत बड़ा आधार चाहिए, जो हमने RTI डाली हुई है, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे हमारी एक अच्छी PIL बनेगी जिससे कि 3% रिजर्वेशन यहाँ पर लागू करने में हेल्प मिलेगी। खाली धरने, प्रदर्शन और अखबारों में सुर्खियां लेना और आरोप लगाना, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। वो तो पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं जब अपनी रिपोर्ट तैयार करता हूं एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द कम्युनिटी, आई हर्ड टू बोथ द पार्टीज एंड आई इनवाइट द पर्सन and I give him full opportunity to clarify and keep his viewpoint. So it's not हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमारा किसी के साथ लड़ाई नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और इसमें कोई कहे कि हम क्या करें क्या ना करें, ये टर्म्स कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। ये उमंग फाउंडेशन अपना रास्ता खुद तय करेगा और बिल्कुल आधुनिक सोच के साथ, बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच और जो कि लेटेस्ट दुनिया में चल रहा है, जो ब्लाइंड लोगों को बेचारा और बिल्कुल अपाहिज किस्म का बना के रखना चाहते हैं, अलग थलग रखना चाहते हैं। मेरे विचार उनसे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दुनिया में साथ चलना पड़ेगा, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेशल एजुकेशन को धीरे धीरे करके जो है मतलब छोटे स्तर तक सीमित करना पड़ेगा। अभी आप देखें जितने भी पश्चिमी देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कम से कम 50 या 60 साल पहले उन्होंने स्पेशल एजुकेशन खत्म कर दी थी। हमारे यहाँ अभी ये स्थिति नहीं है। अभी ये 50 साल बाद अब स्थिति शायद आ सकती है, लेकिन शुरुआत तो आज करनी पड़ेगी जी। तो इसके लिए अभी हमने शुरुआत की है कि स्पेशल एजुकेशन के साथ साथ इंक्लूसिव एजुकेशन भी पूरी रफ्तार से चले, दोनों साथ साथ चलेंगी। जी श्रीवास्तव जी, आपने कहा कि वो धरने पे बैठते अखबारों की सुर्खियां, लेकिन आप पर लोगों का ये कहना है कि अखबार में तो श्रीवास्तव जी छाए रहते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए। अगर कोई नेट पास करता है तो अखबार में उमंग फाउंडेशन ने किया है, अगर कोई प्रोग्राम मैं हूं मीडिया का आदमी। जो लोग आपको आरोप लगा रहे हैं उनके प्रेस नोट भी लंबे समय तक, कम से कम 15-17 साल तक उनके प्रेस नोट मैंने बनाए, है ना। ये आप उनसे पूछ लीजिए, उनके प्रेस नोट मैंने बनाए, उनकी चिट्ठियां बनाने का काम करता था मैं,
क्योंकि मैं एक समाज में फ्री का वॉलंटियर अपने को मानता हूं, तो उसमें एक मीडिया एडवोकेसी एक चीज होती है। अगर हम न्यूज़पेपर के जरिए इंफॉर्मेशन नहीं डिसेमिनेट करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, और विजुअली इंपेयर्ड को तब तक पता नहीं चलेगा, खास करके हिमाचल जैसे स्टेट में, जब तक वो रेडियो पर ना आ जाए। तो आकाशवाणी शिमला, दूरदर्शन और समाचार पत्र हमारे लिए एक ह्यूमन राइट्स या डिसेबिलिटी राइट्स लिटरेसी क्रिएट करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। इसके लिए हम हर छोटी से छोटी बात को समाचार पत्रों में ले जाना चाहते हैं। जैसे एक हमने कार्यक्रम पिछले साल 27 अप्रैल को किया, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर एक वर्कशॉप थी। दिल्ली से एनएबी से 2 सज्जन यहाँ पर आए थे जो खुद विजुअली इंपेयर्ड है, प्रशांत रंजन वर्मा जी और एक और ये जो उनके यहाँ जो सारा सिस्टम और सारा कंप्यूटर देखते हैं, उसमें दिव्या को भी हमने बुलाया था, दिव्या शर्मा को। दिव्या शर्मा की हमने मीडिया कॉन्फ्रेंस कराई। मीडिया कॉन्फ्रेंस इसलिए कराई, वो लैपटॉप लेकर के बैठी और उन्होंने सारा बताया कि किस तरीके से। तो हिमाचल प्रदेश के लिए पहला मौका था, लोगों को पता चल रहा था कि एक विजुअली इंपेयर्ड इतना फ्लुएंटली कंप्यूटर पे, नेट पे काम कर रहा है, ये चीजें, तो ये मीडिया एडवोकेसी है। इसी तरीके से दीपिका सूद जी को एक बार हमने बुलाया, उनका तो पूरी तरीके से हमने मीडिया में उनको छा दिया ताकि लोगों का माइंडसेट चेंज हो। एक उमेश लुबाना है, उन्होंने इस बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है और नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में। वो एमए पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर के छात्र हैं। उनको हमने मीडिया में अच्छी तरीके से हम उनको लाए, जबकि हालांकि वो चाहते नहीं थे कि मीडिया में आना, लेकिन हमने कहा कि तुम इंडिविजुअल नहीं हो, तुम एक टॉर्च बियरर हो, तुम्हारे जरिए लोगों को पता चलेगा कि ब्लाइंड लोग बेचारे नहीं है, वो सिर्फ भीख मांगने या म्यूजिक के काम के लिए नहीं बने हैं, वो एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छे सिविल सर्वेंट, एक अच्छे प्रोफेसर बनने के लिए भी बने हैं। तो ये मीडिया माइंडसेट चेंज करता है। जो बेचारे का टैग लगा है, मीडिया के माध्यम से हम उसको हटाना चाहते हैं। तो श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि आप किसी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं, आप ऑलरेडी मीडिया में हैं, आपका जो मकसद है लोगों को अवेयर करना है। या दोस्तों, बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने बातचीत को श्रीवास्तव जी के साथ। मैं आनंद आचलेकर हूँ, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया का मानद सेक्रेटरी हूँ। मैं आप सबका उड़ान चैनल पे स्वागत करता हूँ। नैब इंडिया ये भारत में सबसे पुरानी संस्था है। यहाँ दृष्टिहीनों के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये नौकरी अपनी काबिलियत की वजह से मिली है और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए आप हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info। आप कॉल कर सकते हैं 022-6683-8637। हेलो राज। हाँ हेलो, बोलो। चल यार, आज पार्टी करने बाहर चलते हैं। नहीं यार, मैं नहीं आ सकता हूँ, लुधियाने के लिए आज टिकट बुक कर रहा हूँ। हेलो चिंटू। हाँ भाई, कैसा है? बस ठीक है यार, चल बाहर चलते हैं, आज पार्टी करने का दिल कर रहा है। सॉरी यार, आज से नहीं आ पाऊंगा, मैं लुधियाना के लिए टिकट बुक कर रहा था यार। यार सबने लुधियाना लुधियाना लगा रखा है, आखिर लुधियाना में हो क्या रहा है? लुधियाना में क्या हो रहा है? लुधियाना में हो रही है रेडियो उड़ान की 2nd कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या होगा? जिसमें होगी हमारे एक्सपर्ट्स की प्रेजेंटेशंस, प्ले, पोएट्री, गेम शो, सिंगिंग एंड मच मोर। सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन, म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे।
अगर आप चाहते हैं फुल ऑन मस्ती तो देर किस बात की, आज ही रजिस्टर करें ओनली ऑन www.radioudan.com पर या फिर कॉल करें 9463668196 पर। तो श्रीवास्तव जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप अवेयरनेस को जनरेट करना चाहते हैं, पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं? नहीं, पब्लिसिटी चाहना और न चाहने का सवाल नहीं है। जब कोई बिना काम किए पब्लिसिटी चाहता है, सिर्फ अखबारों की सुर्खियां, वो एक अलग चीज हो गई। हम जो कुछ काम करते हैं उसमें लीगल लिटरेसी आप समझते होंगे कि यानी कि डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में लिटरेसी क्रिएट करना, जागरूकता क्रिएट करना, उसमें मीडिया एक बहुत बड़ा टूल है। मैं आपको बताऊं, हमने 3 साल तक एक प्रोग्राम चलाया जो 2 महीने में एक बार आता था, लाइव था 1 घंटे का। उसका नाम था हेलो डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर उसमें आमतौर पर आते थे आंख, नाक, कान, गले के या शरीर के। हमने उसमें डिसेबिलिटी राइट्स पे एक प्रोग्राम चलाया, यानी कि साल में हमारे 6 प्रोग्राम्स आते थे और उसमें कोई एवरेज 17 कॉल्स आती थी। देश भर में अनूठा कार्यक्रम था जो कि आकाशवाणी से आता था और उसमें 17 में से 15 या 14 कॉल्स ब्लाइंड लोगों की आती थी। तो क्योंकि सबसे ज्यादा वोकल जो है ब्लाइंड्स हैं, तो वो मतलब उस कार्यक्रम के माध्यम से विकलांगों के अधिकार क्या हैं और किस प्रकार से उनको न्याय मिल सकता है, कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं, उसमें हमें जो कुछ समस्याएं आती थी फोन पे हम गाइड करते थे, फिर उनका नंबर ले लेते थे। और मैं बहुत से उदाहरण आपको दे सकता हूं अभी इसी शो में, जो उस रेडियो के मेरे कार्यक्रम से जो एक सक्सेस स्टोरी बन गए। तो ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो लोग नहीं समझते हैं मीडिया को, वो उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन मीडिया सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए बहुत बड़ा टूल है। तो सर, आप अब बात ऐसी है ना श्रीवास्तव जी, आपने दिव्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, दीपिका की कर दी, फिर लड़के तो चिल्लाएंगे ना, कहते जी हमें तो कभी भी मौका नहीं मिलता है, श्रीवास्तव जी हमें आगे फ्रंट लाइन में लाते नहीं है, और जब भी है कॉलेज में बात होती है हर जगह। देखो फ्रंट लाइन में जो खुद नहीं आना चाहे उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती है। उनको पढ़ने के मौके नहीं थे। उन्होंने हमें कहा कि हम वीकर सेक्शन से हैं। उसमें से 13 बच्चों में से बिना किसी की बैकग्राउंड चेक किए हुए 2 के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी जॉब में है। 11 को हमने टोटली फ्री उनकी एजुकेशन, उनकी फीस, उनकी बोर्डिंग लॉजिक फ्री करके दी हुई है। इससे ज्यादा और क्या हम प्रमोट कर सकते हैं? बाकी तो अब अगर आपका कहना नहीं माना तो आप निकाल देंगे उनको, सारे ये प्रिविलेज ले लेंगे आप? नहीं, कहना क्या मानना, कौन हम तो कुछ कहते ही नहीं किसी को। हम क्या कहते हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे किसी को। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उसको जो कोई किसी का मोहताज नहीं होता, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, प्रतिभा अपने आप निखरती है। अगर किसी के पास कोई थोड़ी सी दिक्कत है, खास करके दिक्कत हिमाचल में फाइनेंशियली हो सकती है, तो वो हम समाज के सहयोग से, यूनिवर्सिटी के हमारे कई टीचर्स हैं, कई दोस्त हैं, उनके सहयोग से हम इन बच्चों की जो है सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चे खुद से नहीं चाहेंगे पढ़ना तो इनको कौन पढ़ा सकता है? अच्छा, ये बताएं कि हम थोड़ा सा फोर्ज जो अब तो एजुकेशन फ्री हो गई है। अब तो एजुकेशन की अभी नोटिफिकेशन हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की फीस कोई लगेगी नहीं और उनको कॉलेज लेवल पर 2,500-3 हजार रुपए के आसपास की, इसको एग्जैक्ट अभी मुझे नहीं याद है हाईकोर्ट के ऑर्डर में क्या है, तो उनको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो हमने इस स्टेज तक पहुंचा दिया कि कोई भी बच्चा आगे यूनिवर्सिटी लेवल तक बिना किसी ज्यादा फाइनेंशियल मुश्किल के आराम से पढ़ सकता है। तो उसमें उमंग फाउंडेशन है या नहीं है सपोर्ट, उसकी कोई ज्यादा मैटर नहीं करेगा। अच्छा, ये बताएं जो फोर्ज डॉक्यूमेंट का मेडिकल का चल रहा है, बदलाव जी श्रीवास्तव, बदलाव समाज में आना चाहिए। 1 की या 2 की मदद की बात नहीं है, हम तो पूरी जनरेशन की मदद की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। चलो थोड़ा सा इस इशू को छूते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल में। ये जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट मेडिकल बन रहे हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराते हैं? और अगर हिमाचल में अवेयरनेस नहीं है तो फिर अब इस पे जो लोग ऑलरेडी लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्शियल लगे, मैं खुद जानता हूं, और ब्लाइंड बहुत कम लगे हुए हैं, तो अब इसके लिए क्या स्टेप लेंगे आप इन फ्यूचर में, जब ये जो 4 नौकरियां लगी हैं? जी, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, मैं 1 मिनट अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं, फिर आप विस्तार पूर्वक हमें बताएं, मैं लिसनर्स को थोड़ा सा समझा दूं। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई थी एजुकेशन में, जिसमें बैकलॉग ब्लाइंड का 4 नौकरियों का बना था,
तो उन 4 में से जो लोग लगे हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन उन्हें जानती नहीं है, उनमें से कोई, जहां तक ये इंफॉर्मेशन आई है कि टोटली ब्लाइंड कोई भी नहीं है। और ये जो केसेस आते हैं इनको आप कैसे टेकअप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, अब तक जो लोग लगे हैं और ये किसको आप जिम्मेवार ठहराते हैं और कैसे इसको अब चेंज किया जाएगा? जी देखिए, इसके लिए तो जिम्मेवार हम सब हैं, हम सरकार को नहीं कह सकते, खाली समाज भी इसके लिए जिम्मेवार है। इस प्रदेश में कब किसी भी ब्लाइंड लोगों के ग्रुप ने कोशिश की कि ब्लाइंड लोग कंप्यूटर सीखें और सबके साथ बराबरी का दर्जा लेकर के काम करें? एम्प्लॉयर जो है, यहाँ तो एम्प्लॉयर सिर्फ गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में कौन ऑफिसर ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि एक विजुअली इंपेयर्ड को वो एम्प्लॉयमेंट दे और वो आकर के कोई काम न कर पाए? काम करने की क्षमता है लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको कंप्यूटर नहीं सिखाया गया। तो इसलिए गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग डिसीजन मेकर हैं, उनको लगता है कि एक ब्लाइंड को नौकरी देने का मतलब है कि एक नॉन प्रोडक्टिव एम्प्लॉई को, यानी कि जो काम नहीं कर सकता है, उस एम्प्लॉई को नौकरी देंगे तो हमारा एक वर्किंग हैंड कम हो जाएगा, यानी काम करने का कर्मचारी हमारे पास एक कम हो जाएगा। उनके लिए बहुत आसान था, उन्होंने उन लोगों को नौकरी दी जिनके पास 40% 41% का सर्टिफिकेट था, और वो लोग सारा काम जो है साइटेड लोग थे और वो सर्टिफिकेट लेकर के आ गए। तो उनका इंटरेस्ट था कि झूठा सर्टिफिकेट लगा करके नौकरी ले ली, और जो गवर्नमेंट के लोग थे उनको एक काम करने वाला एम्प्लॉय मिल गया। इसमें गलती उन लोगों की है जो कि आज तक जिन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग से परहेज रखा और बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। तो ये गलती समाज की भी है, पूरे समाज की गलती है, जिसमें विजुअली इंपेयर्ड जो नेता लोग हैं विजुअली इंपेयर्ड के, वो भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि वो खुद कंप्यूटर नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग से इन बच्चों को हमेशा दूर रखा और कभी कोशिश नहीं की इनकी पढ़ाई की तरफ ही कोशिश। क्योंकि यहां पर ऐसा होता है कि खुद पढ़ करके जो आगे निकल जाते हैं वो दूसरों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देते नहीं है। यहां पर भी यही होता रहा, जो लोग नेतागिरी करते रहे वो अपनी पढ़ाई करके जो कुछ भी उन्होंने की और आगे बढ़ने की कोशिश कर ली, दूसरों की पढ़ाई की तरफ उनका ध्यान नहीं है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं तमाम एनजीओ जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए काम करती है वो जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने व्हाई डिडंट दे टेक अप दिस इशू टू द हाई कोर्ट, व्हाई डिडंट दे टेक अप दिस इशू टू ऑनरेबल हाई कोर्ट? मुझे लगता है एडवोकेसी की कहीं ना कहीं कमी रही। एडवोकेसी की कमी के साथ साथ कमी शिक्षा पर जोर देने की भी रही है। अगर शिक्षित ब्लाइंड मिल जाते तो ये फर्जी सर्टिफिकेट की नौबत नहीं आती। लेकिन शिक्षा पर तो एक बात करते हैं जी, शिक्षा पर एक बात करते हैं श्रीवास्तव जी, आपका जो सारा फोकस है वो शिमला नाहन की ओर है, तो जो डलहौजी साइड के एरियाज हैं, जो धर्मशाला टाइप का एरिया है, क्या उधर कोई काम चल रहा है इसमें? नहीं, हमारा तो बहुत छोटा सा, हम छोटे से संगठन है। आप काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। हम वी डोंट काउंट यू व्हेन सी यू कैन नॉट डिफेंड योरसेल्फ बाय सेइंग नाउ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा संगठन जो है उसके उपलब्धियां या अचीवमेंट लोग बड़े मान सकते हैं, लेकिन हमारा कोई अपना ऑफिस भी नहीं है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, यानी कि जो काम करने पे खर्च आता है वो 0 है। 1 रुपया भी हम खर्च नहीं करते हैं, अपनी चाय पर भी खर्च नहीं करते हैं मीटिंग्स में। कोई हमारे यहाँ पेड वर्कर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है, और सारे काम हम सब लोग मिलकर के खुद करते हैं। तो इसलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, तो हमारी कोई ब्रांच भी नहीं है। हाँ, पूरे राज्य भर में देखिए, जो ये नंबर नहीं मेरा, एक दूसरा नंबर मेरा BSNL का है, उसमें अभी सिग्नल कम है, वो नंबर मेरा हेल्पलाइन का नंबर काम करता है। 24 घंटे में मैं आपको उदाहरण बता सकता हूं कितने फोन मेरे पास अभी भी आते हैं। ये काम कोई नहीं कर रहा पूरे राज्य में, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना मेरे ऊपर, वो लोग भी उसी नंबर का इस्तेमाल करके अपनी तकलीफें मुझे बयान करते हैं, और मैंने हमेशा उन लोगों की मदद की। यहाँ पर उदाहरण देने की, उनकी निजी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो हेल्पलाइन मेरा नंबर अभी भी बहुत इफेक्टिव है। और मैं आपको ऐसे उदाहरण बताऊं कि बिल्कुल इमीडिएटली गोली की रफ्तार से हमने काम किया और उनका काम तुरंत हो गया। तो ये But you dodge my question. I'm asking other part of Himachal Pradesh why this work is not getting revolution.
पूरे राज्य से हमारे पास फोन आते हैं। कांगड़ा, चंबा, डलहौजी में नाम बता सकता हूँ उन जिन लोगों के फोन आए और जिनके काम हम कर रहे हैं हेल्पलाइन के थ्रू, और वो मेरा निजी है हेल्पलाइन, कोई फॉर्मल हेल्पलाइन की कोई क्लर्क फॉर्मल क्यों नहीं सेटअप करते आप? व्हाई डोंट यू सेटअप अ फॉर्मल? नहीं, देखिए वो लोग जो बिल्कुल जो कहीं से लाखों रुपए की फंडिंग लाते हैं वही ये सब काम कर सकते हैं। हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है कि हम कोई प्रोजेक्ट या फंडिंग नहीं लेंगे। हमारे पास कोई होल टाइमर नहीं है, जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी जगह या तो नौकरी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हमारे पास वो उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। जितने रिसोर्सेज हमारे हैं वो हम ब्लाइंड बच्चों की पढ़ाई में लगाना चाहते हैं और लगा रहे हैं। जो भी हमारे जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं हमारे, वो ब्लाइंड बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने लगाए हुए हैं। इसलिए हम कहीं पर भी ऑफिस खोल करके कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। And ladies and gentlemen, let me share a fact with you. Today a report came out. I'm sorry. Some days ago this report came out. जहां बिहार में if I'm not mistaken, वहां के जो डिसेबिलिटी कमिश्नर का बयान आया स्टेटिस्टिक के साथ, 7,000 में से 2,000 लोग फेक हैं। We need more such kind of officers who can take care of such thing। और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने फेक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया उनके खिलाफ भी स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए जाएंगे। सो वी अप्रिशिएट दिस स्टेप, वी वेलकम दिस स्टेप। वी वांट कि पूरे इंडिया में ऐसे और ऑफिसर्स आए और जिन लोगों का वाकई हक बनता है उनको ये मिले। श्रीवास्तव जी, ये बहुत वेलकमिंग डिसीजन आया है कमिश्नर साहब का। तो एक मुद्दे को और छूते हैं। देखिए, मैं आपको दानिश एक और बात बताता हूँ जो अभी तक आपके साथ शेयर नहीं हुई। जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि अगर ठीक ढंग से लागू हो, जिसको हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे डिसेबिलिटी कमिश्नर है, हिमाचल प्रदेश में डिसेबिलिटी कमिश्नर कौन है? जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता था। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी उसका दर्जा घटा करके और नीचे कर दिया, स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब सोशल जस्टिस और का जो डिपार्टमेंट है वही अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेवार है। अगर अधिकारों का उल्लंघन होता है किसी भी डिसेबल्ड के, तो जिम्मेवार कौन सा डिपार्टमेंट है? जो नोडल डिपार्टमेंट है, और वही व्यक्ति डिसेबिलिटी कमिश्नर है। तो एक चोर मुंसिफ कैसे हो सकता है? इस पे हम लगातार जोर दे रहे हैं, हर फोरम पे उठा रहे हैं, और हमने हाईकोर्ट में इसको लेकर के PIL की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो समरी ट्रायल में हमारी PIL डिसमिस कर दी। यानी कि उसमें ऑर्डर्स पास हुए लेकिन बहुत इफेक्टिव ऑर्डर्स पास नहीं हुए उसमें। ये पिछले साल 7 जनवरी को ये हमारी PIL डिसाइड हुई थी। तो इस तरीके से एक तो ये बात हो गई, डिसेबिलिटी कमिश्नर का ऑफिस बिल्कुल डिफॉल्ट है, इसकी तरफ किसी भी ब्लाइंड लोगों के नेता ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। फिर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पॉलिसी फ्रेमिंग के लिए थी, उनमें कभी भी किसी भी ब्लाइंड ने या दूसरे ने इफेक्टिवली उनका काम होने के लिए कोशिश नहीं की कि उसमें काम हो ठीक ढंग से। उसमें मैं किसी एक या दो का काम की बात नहीं कर रहा हूं। फिर यहाँ पर स्टेट पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि राज्य विकलांगता नीति, मेरे अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने की ये मांग की हिमाचल प्रदेश में कि ये नीति बनाई जाए। ऑन रिकॉर्ड है सारा, न्यूज़पेपर्स में, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में, जो हमारे कन्फ्रंटेशन गवर्नमेंट के साथ हुए उसमें सब दर्ज है चीजें। तो अगर ये नीति ठीक ढंग से लागू हो और स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स, मेरी जब PIL हाई कोर्ट में फाइल हुई और उसमें नोटिस इशू हुए कि इसकी मीटिंग्स नहीं होती है, तब उसकी मीटिंग होनी शुरू हुई। यानी कि ये नौबत है। तो बिना हाई कोर्ट के यहाँ पर काम नहीं होता है। तो अगर ये साहब, आप खुद ही इस प्रोग्राम में दौरान आपने कई बार जिक्र किया है कि आपने कई ऐसे काम किए जो पहली बार हुए, और साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मैं बाकी ग्रुप भी काम कर रहे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है जहां तो आप काम कर रहे हैं? नहीं, ग्रुप जो काम कर रहे हैं ना, वो अपने अपने क्षेत्र और अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं। अपना अपना विजन है। मेरा विजन है कि जो 95 का एक्ट है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड फुल पार्टिसिपेशन, उसको मैं इंटरप्रेट भी करता हूं, उसकी व्याख्या भी करता हूं, उसको मैं लागू कराने के लिए और मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स को साथ जोड़ करके चलता हूं। ये मेरी सोचने का तरीका है। लेकिन जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनको मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करता हूं।
वो अपने ढंग पे जो भी काम कर रहे हैं, आखिरकार ब्लाइंड कम्युनिटी के इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं, वो उनका अपने सोचने का तरीका और दायरा हो सकता है। हर किसी की सोच दो लोगों की एक जैसी हो, विजन एक जैसा हो, काम करने का तरीका एक जैसा हो। ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं और पहली बार हमने किया तो दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। काम कर रहे हैं लोग, लेकिन हो सकता है उनके अचीवमेंट भी अच्छे हो सकते हैं। मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वो लोग काम नहीं कर रहे। आप पीडब्ल्यूडी एक्ट की बात करें, अब तो आरपीडी बिल आ रहा है। नहीं, बिल तो कुछ नहीं, बिल और एक्ट में बहुत फर्क होता है। बिल जब पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी, नोटिफाई हो जाएगा, तब वो एक्ट बनेगा। आरपीडी बिल तो अभी बड़ी दूर की कौड़ी है। अभी तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में 90 से 95% हिस्सा उस कानून का लागू नहीं हुआ है जो 1995 में पास हो चुका है और लागू हो चुका है और कागजों पर लागू है। तो आरपीडी बिल तो अभी आएगा और कब लागू होगा अभी तो बहुत दूर की कौड़ी है वो। तो एम्प्लॉयमेंट पे आपने बिल तैयार कर रहे हैं, आप आरटीआई डाल रहे हैं, तो कब तक आप हमें एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हिमाचल का ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड कर चुके हैं, एमए बीएड कर चुके हैं, ग्रेजुएट हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स को भी दोषी मानते हैं श्रीवास्तव जी? क्योंकि सेंटर लेवल की पोस्ट तो सबके लिए है, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं हिमाचल से। हिमाचल प्रदेश में दानिश अभी जागरूकता का स्तर पूरे समाज में कम है। उसी अनुपात में ब्लाइंड कम्युनिटी में भी, ब्लाइंड स्टूडेंट्स में भी जागरूकता का स्तर कम है। धीरे धीरे जब जागरूकता का स्तर समाज में बढ़ेगा तो उसी हिसाब से ब्लाइंड कम्युनिटी में भी वो स्तर और बढ़ेगा। तो अगर नौकरियों में जो है ब्लाइंड अब जाना भी चाहते हैं, लेकिन मैं बताऊं सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। पहले रेगुलर होती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट पे हो गई, अब आउटसोर्सिंग भी आ गई है इसमें। तो ये सब दिखते हैं। सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रह सकते। 3% रिजर्वेशन के भरोसे ब्लाइंड या दूसरी कम्युनिटी जो है डिसेबल्ड की नहीं रह सकती, उसको प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन श्रीवास्तव जी, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपका जो पिछला बैकलॉग 1995 से आज तक अगर हो जाए तो एक भी विजुअली इंपेयर्ड नहीं बचेगा अनएम्प्लॉयड। लेकिन उसके ऊपर ठीक बात है, बिल्कुल है। तो एम्प्लॉयमेंट के जो आप जी कंटिन्यू करें। अगर वो बैकलॉग कैलकुलेट करके इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा, काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी जो आपकी पिल तैयार हो रही है, इसके रिजल्ट हमें कब तक देखने को मिलेंगे? नहीं, अभी तो हम पीआईएल के लिए थोड़ा सा कुछ आरटीआई अभी हमारे पास आनी बाकी है, इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस महीने में या दिसंबर में वो पीआईएल हम फाइल कर देंगे। और वो काफी व्यापक बनाई है, जिसमें कि मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को मतलब अब हम ये तो कोर्ट के बारे में तो नहीं कह सकते कि कब और क्या करेगा वो, लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी उसके नतीजे आएंगे वो हिमाचल प्रदेश में टोटल डिसेबिलिटी सेक्टर का जो नौकरी में हिस्सा है उसको उनको कोई धोखा नहीं दे पाएगा कि आपने नौकरी के लिए वैकेंसी तो छाप दी अखबार में, लेकिन उसमें डिसेबल्ड का कोटा नहीं दिया, ये नहीं हो पाएगा। तो अवेयरनेस को लेके अभी आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, क्योंकि हिमाचल में जैसे हम बात कर रहे हैं लगातार अवेयरनेस को लेके, इनफैक्ट यू आर टॉकिंग विद इन द विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस, तो कैसे सेंसिटाइज करने के आपके आगे जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है? देखिए, समय पर रेडियो पर हम कुछ ना कुछ न्यूज या प्रोग्राम की कोशिश में रहते हैं, रेडियो पर और दूरदर्शन पे, ताकि ऑडियो जो है मीडिया से, यानी कि रेडियो से या दूरदर्शन से हमारी रीच ब्लाइंड लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि बहुत से ब्लाइंड ऐसे हैं जो अभी भी ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ पाते हैं, और सारे न्यूज़पेपर्स ऑनलाइन हैं भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में जो न्यूज़पेपर्स आते हैं जिसमें कि हम सोचते हैं कि लोगों को जागरूकता होगी, सारे न्यूज़पेपर्स या हिमाचल की खबरें ऑनलाइन नहीं होती है, और हर किसी के पास कंप्यूटर भी नहीं है और टॉकिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो अभी रेडियो ही सबसे बड़ा माध्यम है। हमारी कोशिश होती है कि रेडियो के जरिए हम जागरूकता लाएं। इसके अलावा हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी, हमने कई वर्कशॉप्स की हैं, और उस वर्कशॉप में भी पूरे राज्य भर से हमने बच्चों को या यूथ को बुलाया, जिसमें कि उनके साथ हमने डिसेबिलिटी राइट्स की भी बात की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी बात की। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रयास हैं जो समाज में बाकी लोग भी करते रहते हैं, हम भी उसी में कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि ये सोसाइटी पूरी तरीके से इंक्लूसिव हो, यानी कि
दो लोग अगर हैं उसमें कोई भेदभाव ना हो। इंक्लूसिव सोसाइटी का मतलब यह है साथ चलें, साथ पढ़ें, साथ आगे बढ़ें और हमारा डेस्टिनी सबकी एक जैसी हो, जो कि अभी हिमाचल प्रदेश में देश में नहीं है। तो इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज ए मस्ट। इसके बिना इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं हो सकती है। जो ब्लाइंड लोगों के ग्रुप्स चाहते हैं कि वो अलग थलग रहें, वो हित नहीं कर रहे हैं ब्लाइंड लोगों का। वो जो है इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में उनका कोई योगदान नहीं होगा। जो लोग गेटिंग बैक टू अगेन लास्ट सब्जेक्ट है मेरा, इंक्लूसिव एजुकेशन पे फिर से थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे आपने माना कि हिमाचल में अभी इतनी टेक्नोलॉजी प्रिवेल नहीं हुई है विजुअली इम्पेयर्ड में, ठीक है, आई एग्री विद यू, कंप्लीटली एग्री विद यू। नाउ अगेन आपने कहा कि सारे लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते, सबके पास कंप्यूटर नहीं है, आई एग्री विद यू। लेकिन आप खुद ही बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, रिसोर्स टीचर्स की एक बहुत बड़ी कमी है। जब बच्चा फर्स्ट में किसी स्कूल में जाता है प्राइमरी लेवल पे, तो वहां रिसोर्स टीचर है नहीं, वो ब्रेल नहीं सीख पाएगा, तो वो ब्रेल से भी नहीं जुड़ पाएगा। तो ऐसे में इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे देखते हैं कि पांचवी या कम से कम हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में 8वीं क्लास तक स्पेशल एजुकेशन बहुत, तभी मैंने शुरू में ही बोला था कि दोनों साथ साथ चलेंगे। हिमाचल प्रदेश में अभी वो समय नहीं है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की आड़ में स्पेशल एजुकेशन को हटा दें। ये समय हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं आया है। कम से कम 8वीं कक्षा तक ब्लाइंड लोगों को और डेफ लोगों को इंक्लूसिव एजुकेशन की बजाय 8वीं कक्षा तक स्पेशल एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि ब्रेल और साइन लैंग्वेज जो दोनों के लिए अलग अलग के लिए चाहिए वो इससे मिलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ उनको कंप्यूटर की शिक्षा भी 8वीं क्लास तक भी जरूरी है। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि चूंकि जब कोई नई चीज आती है उसमें कई साल लग जाते हैं उसको स्ट्रीमलाइन करने में, रातों रात सरकारी क्षेत्र में कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। एक और रेलिवेंट क्वेश्चन, आई गॉट योर पॉइंट जी, आई गॉट योर पॉइंट। नाउ एक और रेलिवेंट क्वेश्चन, सिंस यू आर वर्किंग, चलो अगर हम इस तर्क को लोगों को ले भी लें कि आप फीमेल्स के एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुरा नहीं है। स्टिल इट इज ए कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी आता है तो स्टिल इट इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड वी कॉन्ग्रेचुलेट यू। तो अब ये बताएं कि फीमेल्स के लिए कुछ ऐसे प्लान्स हैं आपके जहन में, जैसे होम साइंस का सब्जेक्ट है, फीमेल्स को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी से जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज हैं और जो मोबिलिटी के क्षेत्र में हिमाचल में कैसे काम करना है? हाँ, नहीं, देखिए अभी तो ये जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, ये हमारा चूंकि अपना कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है, हम कोई मॉडल पेश करने की स्थिति में नहीं है, है ना। जैसे बट व्हाई डोंट यू डू इट? जब जरूरत है आप क्यों नहीं करते? व्हेन देयर इज अ नीड व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट? नहीं, हर किसी की अपनी अपनी क्षमताएं हैं। हमारे पास बहुत से कंस्ट्रेंट्स हैं। उन कंस्ट्रेंट्स में देखते हुए जितना हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वी आर पैशन ड्रिवन ओनली, पैशन है इसलिए कर रहे हैं काम, और कोई हमारे पीछे कोई भी फोर्स नहीं है, सिर्फ एक पैशन है। तो उस पैशन से जितना हम काम अपनी अपनी नौकरियों में अपने अपने क्षेत्र में करते हुए साथ साथ कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन ये होना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट लिविंग एक बहुत जरूरी है और इसके बिना कोई भी काम चल नहीं सकता। लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट है कि फीमेल एजुकेशन के लिए, हम ऐसा नहीं मानते हैं। फीमेल और मेल दोनों की एजुकेशन जरूरी है। लड़के लड़कियां दोनों एक बराबर शिक्षा प्राप्त करें। हाँ, लड़कियों को अभी तक शिक्षा पूरे समाज में, खाली ब्लाइंड की बात नहीं है, पूरे समाज में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान बिल्कुल कम था, तो वो ब्लाइंड कम्युनिटी में भी कम था। अब पूरी समाज में शिक्षा का दायरा अगर बढ़ रहा है तो ब्लाइंड लड़कियां भी आगे आ रही हैं। लेकिन एक बात इसमें ये साफ है कि अगर एक लड़का ब्लाइंड है और एक लड़की ब्लाइंड है, इन दोनों की सामाजिक स्थिति में बहुत अंतर होता है, क्योंकि लड़की पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाती है। लड़का, उसकी खेती है, बगीचा है, उसमें उसको हिस्सा मिलता रहता है, वो उसकी शादी भी हो जाती है। अगर लड़की ब्लाइंड है या कोई भी सीवियर डिसेबिलिटी की है और वो गरीब भी है, तो उसकी डिसेबिलिटी कई गुना बढ़ी मानी जाती है। तो ब्लाइंड लोगों की में अगर लड़का और लड़की दोनों शिक्षित होते अच्छी बात है, लेकिन लड़कियों का शिक्षित होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी विकलांगता गरीबी के कारण से और लड़की होने के कारण से और ज्यादा बढ़ जाती है। जी, तो श्रीवास्तव जी, हिमाचल में सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कूल है सुंदरनगर में जो कंप्लीटली गवर्नमेंट एडेड है, जो लड़कों के लिए कोई नहीं है। जो दिल्ली में है वो कंप्लीटली नहीं है।
तो क्या इन फ्यूचर, जैसा आपने खुद ही कह रहे हो कि 8वीं तक होना चाहिए, तो क्या कोई गवर्नमेंट से मांग है ऐसी कि गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए विजुअली, स्पेशली पर्टिकुलरली टू ब्लाइंड पर्सन? हम तो लगातार कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूं कि ये जो लोग भी इसको +2 बनाने के लिए, इसको दर्जा बढ़ाने के लिए सुंदरनगर और ढली स्कूल में जो मांग कर रहे हैं, सरकार शायद कर भी देगी। क्या इन्होंने कभी एक बार भी आवाज उठाई कि वहां ब्लाइंड बच्चों के लिए और डेफ बच्चों के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों स्कूलों की बात कर रहा हूं, साइंस का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है, जिन स्कूलों से ये लोग पढ़ करके आए हैं, जो ये आपके साथ बयानबाजी कर रहे हैं, ये उसी स्कूलों के पढ़े हुए हैं। वो कहते हैं श्रीवास्तव जी की गलती है, कहते हैं जी वो इंक्लूसिव चाहते हैं तो टीचर कहाँ से आए? गवर्नमेंट कहती है जब करना इंक्लूसिव है तो यहाँ टीचर क्यों रखें? स्पेशल स्कूल की बता रहा हूँ, ढली और सुंदरनगर में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं है, ब्लाइंड बच्चों के लिए म्यूजिक का टीचर नहीं है, डेफ बच्चों के लिए आर्ट्स का टीचर नहीं है। और मैं और बताता हूँ, यहाँ ढली स्कूल में 3 रूम है ब्लाइंड लोगों के लिए, जो आपको कोई नहीं बताएंगे ये नेता लोग। 3 रूम है जिसमें कि 10वीं क्लास तक जो है कक्षाएं लगती हैं। इसके लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनके लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट हो, इनके लिए रीडिंग रूम हो, इनके लिए बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल लाइब्रेरी हो। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की बता रहा हूं मैं। और इन्होंने टाइम बाउंड कर दिया, यानी 4 दिसंबर तक इनको दोनों स्कूलों में जो भी टीचर्स हमने मांगे थे वो टीचर्स उनके ऑर्डर में आ गए। कैबिनेट ने पास कर दिया, राज्य सरकार की मंत्रिमंडल ने, और वो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अगर 4 दिसंबर तक वो भर्ती पूरी नहीं हुई तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तो ये काम दूसरे लोग नहीं करते हैं, जो आरोप लगाते हैं वो काम नहीं करते हैं। वो मेरे ऊपर या उमंग फाउंडेशन के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। अपने गिरेबान में झांक के देखें कि खुद काम करना चाहिए, दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। खुद काम करें, जितना अच्छा कर सकते हैं कर रहे हैं, और भी अच्छा करें। जी अजय जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि शिमला में कांता मैम जो हैं, हम जल्दी उन्हें एक मुलाकात में बुलाएंगे, उन्होंने बहुत काम किया है और विदाउट एनी, बिना किसी हेजिटेशन से सभी लोग उनका बहुत रिगार्ड करते हैं और बहुत काम किया है एज ए टीचर। और क्या आने वाले टाइम में कांता जी को उमंग फाउंडेशन के साथ देख सकते हैं? नहीं, कांता जी हमारी बड़ी बहन है, मैं तो उनको अपनी बड़ी बहन का दर्जा देता हूं, और बहुत अच्छी सुलझी हुई और एक बहुत ही डेडिकेटेड टीचर हैं, यानी कि हम उनको आइडियल टीचर मानते हैं। तो कांता मैडम हमारी संरक्षक के तौर पे हैं, हमारी बड़ी बहन है, इससे ज्यादा वो हमारी मार्गदर्शक हैं, हमें गाइड करती हैं, इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो कांता मैडम की जगह सिर्फ कांता मैडम ले सकती हैं और कोई नहीं ले सकता। वो बहुत हिमाचल प्रदेश के लिए तो एक आइडियल है, एक आदर्श हैं वो। जी, तो जाते जाते अजय जी, अगर आप कुछ अपनी बातें रखना चाहें विद क्लोजिंग कमेंट्स, और मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं, रेडियो उड़ान आपके साथ है, उमंग फाउंडेशन के साथ। हम जैसा जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए, विजुअली इंपेयर्ड कम्युनिटी के लिए, वी विल ऑलवेज स्टैंड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन एंड द विजुअल कम्युनिटी वेयर एवर दे। मैं तो ये कहूंगा कि विकलांगता और दृष्टिहीनता, यानी कि ब्लाइंडनेस या विजुअल इंपेयरमेंट, इसमें हिमाचल प्रदेश में बहुत, पूरे देश भर में, और मैंने अपना काम का दायरा हिमाचल प्रदेश तक सीमित रखा है, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है। आरोप दूसरे पर नहीं लगाएं, अपने गिरेबान में झांक करके, मैं भी अपने गिरेबान में झांक के देखूं और बाकी भी देखें कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरे ने क्या नहीं किया, इसकी गलतियां निकालने के बजाय जो दूसरे ने नहीं किया वो आप कर लो भाई, आपको किसने रोका है? इसलिए आरोप प्रत्यारोप, ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, या किसी ने कुछ नहीं किया, खुद हम काम करें और हम दूसरे की लकीर को छोटी करने की बजाय एक बड़ी लकीर खींचें, जिससे ब्लाइंड कम्युनिटी हिमाचल प्रदेश की कल को एक गौरवशाली और अपना सिर ऊंचा करके, छाती चौड़ी करके हिमाचल प्रदेश में अपना स्थान बनाए, इसकी तरफ काम करना चाहिए। और छोटी छोटी बातों से, आरोपों से, प्रत्यारोपों से कुछ हासिल नहीं होता, ये बहुत छोटी बातें हैं। थैंक यू, काम करके दिखाएं जी, उसी से काम होगा। थैंक यू सो मच अजय जी, आपने बहुत बहुमूल्य प्रीशियस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया लिसनर्स में, और मौके मौके पर हम आपसे बात करते रहेंगे। आपने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं, हिमाचल में आप काफी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
एक बात दानिश में आपके साथ इस छोटी सी बात और शेयर करना चाहता हूं कि लोग ये मत सोचें कि उनके पास कोई हथियार नहीं है। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हिंदी में भी, पंजाबी में भी, उर्दू में भी चिट्ठी लिख देंगे तो भी काम होगा, अगर उसकी बात में दम है और वो समस्या की गंभीरता को लेकर के वो चिट्ठी जाती है। हमने आज तक वकील के ऊपर एक पैसा भी नहीं खर्च किया है। ये मैं सबके साथ लगातार, जब भी कोई वर्कशॉप होती है, मीटिंग्स होती हैं, रेडियो उड़ान के पिछले कार्यक्रम में भी, कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखें, डिसेबिलिटी कमिश्नर को लिखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखें, उससे बहुत समस्या का समाधान होगा। ये मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जन आंदोलन तभी बनेगा जब, क्योंकि सरकारों के ऊपर हम कोई ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। कोर्ट एकमात्र हमारे सामने रास्ता है। अगर सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं तब उसमें कोई वकील करके जाने की जरूरत नहीं है। एक चिट्ठी